नमस्कार, मैं डॉक्टर हितेंद्र सिंह गौतम विरोग आयुर्वेदा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से सभी शारीरिक समस्याओं के बारे में बताते हैं और उनका उपयुक्त उपचार बताने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर हितेंद्र सिंह गौतम विरोग आयुर्वेदा में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक स्किन की बहुत ही महत्वपूर्ण डिजीज सोरियासिस, जिसे हम आयुर्वेद में कीटिव कुष्ठ भी कहते हैं। सोरियासिस एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है जिसके दो पार्ट हैं। नंबर 1 सोरा और दूसरा सिस। सोरा मीन्स इचिंग एंड सिस मीन कंडीशन, यानी कि स्किन में कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें बहुत ज्यादा इचिंग होना, ऐसी कंडीशन डेवलप होती है या वाइट चकत्ते पड़ना, ये कंडीशन सोरायसिस कहलाती है। सोरायसिस कारण कुछ भी नहीं है, यह एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जिसमें खुजली, पपड़ी वाली स्किन बनना, त्वचा के ऊपर बन जाती है। यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अगर हम एलोपैथिक के ट्रीटमेंट में बात करें तो इसके लिए, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो हमें इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन यानी कि स्टेरॉइड्स देने की जरूरत पड़ती है, जिनके अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये आपके लीवर को खराब करते हैं, किडनी को खराब करते हैं, जिसके कारण स्टेरॉइड जब हम बंद करते हैं तो ये बीमारी पुनः दोबारा हो जाती है। और चूंकि लीवर और किडनी कमजोर हो रहे हैं, इसके कारण ये बीमारी दोबारा और तेजी से और बहुत ज्यादा फैलने लगती है। तो दोस्तों, अगर हम सोरायसिस को समझने की बात करें तो सबसे पहले हमें अपने स्किन को देखना होगा। अगर हम अपने शरीर की स्किन को देखें तो ऊपर की लेयर एपिडर्मिस के 5 पार्ट होते हैं, जिसमें स्ट्रेटियम, कॉर्नियम और अदर लेयर्स होती हैं। उसके नीचे डर्मिस, और डर्मिस के नीचे स्किन की ब्लड वेसल्स होती हैं, और वहीं पर इम्यून सिस्टम वाली कोशिकाएं होती हैं जो ब्लड से स्किन में जाती हैं और स्किन से ब्लड में जाती हैं। उसके नीचे फैट वाली लेयर होती है। इम्यून सिस्टम बॉडी में जब डिस्टर्ब होता है तो वह ब्लड के थ्रू डर्मिस में पहुंचता है और डर्मिस से एपिडर्मिस में पहुंचता है। जनरली अगर हम अपनी स्किन को देखें तो स्किन का एक शेडिंग टाइम होता है जो 40 से 50 दिन का होता है। यानी कि कभी कभी हमें देखते हैं कि हमारी स्किन थोड़ी एक परत सी निकलती रहती है, तो वो स्किन का एक शेडिंग टाइम होता है, यानी कि एक लाइफ होती है जो 40 से 50 दिन की होती है। अगर इम्यून सिस्टम अपना जब एपिडर्मिस को पहुंचकर मैसेज देता है तो वो देता है कि अपना टर्नओवर बढ़ाने के लिए, यानी कि जो स्किन की शेडिंग की कैपेसिटी है उसका टाइम जो 40 से 50 दिन का था उसको हमें 4 से 5 दिन का करता है। लेकिन सोरायसिस के केस में क्या है, स्किन का टर्नओवर टाइम घटकर 4 से 5 दिन का रह जाता है, जिससे स्किन के ऊपर लाल चकत्ते एवं सफेद पपड़ी जमने लगती है। इसको ऐसे समझेंगे कि एक स्किन डेवलप हो रही है जिसको 40 से 50 दिन में शेड होके बाहर जाना है, लेकिन उसका टर्नओवर टाइम चूंकि बदल के 4 से 5 दिन का हो गया, तो ये डेवलपमेंट बहुत तेजी से होने लग जाता है। जब बहुत तेजी से डेवलपमेंट होने लग जाएगा तो क्या होता है, धीरे धीरे पहले परतें पतली पतली निकलती हैं और फिर स्किन धीरे धीरे थिक होनी शुरू हो जाती है और एक लाल चकत्ता बनना शुरू हो जाता है। जब स्किन बार बार डेवलप होगी, टर्नओवर टाइम कम हो गया, यानी कि 4 से 5 दिन में स्किन हटने शुरू होगी, तो पहले लाल चकत्ता बनेगा। लाल चकत्ता बन के जल्दी एक सफेद पपड़ी, पाउडर जैसी संरचना निकलने लगती है, जैसे सिल्वरी स्केल्स बोलते हैं। अब हम जानते हैं सोरायसिस होने के कारण क्या होते हैं। सोरायसिस बेसिकली एक नॉन कंटेजियस व्याधि है, यानी ये छूने से, साथ बैठने से, साथ खाना खाने से, साथ खेलने से नहीं फैलती है। इसका एग्जैक्ट कारण पता नहीं है कि ये क्यों होती है, लेकिन ज्यादातर ये ऑटो इम्यून माना जाता है। सोरायसिस होने के कारण तो नहीं होते हैं, पर इसके रिस्क फैक्टर बहुत सारे हैं। पहला रिस्क फैक्टर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, यानी कि फैमिली हिस्ट्री होना। परिवार में किसी को हो, कहीं पे भी हो सकता है, ये हमारे डायरेक्ट पेरेंट्स में हो सकता है या उससे ऊपर फोरफादर्स में भी हो सकता है, जहां से हमें ये बीमारी आती है। दूसरा, क्लाइमेट चेंजेस। मेनली ये सर्दियों में होता है, जैसे अभी आगे सर्दियों का मौसम आने वाला है, जैसे ही सर्दियां आती हैं शरीर में ड्राइनेस बढ़ती है। ड्राइनेस बढ़ने से शरीर की स्किन वैसे ही रूखी होना शुरू होती है, तो जो सोरायसिस के पेशेंट्स होते हैं उनमें डेड स्किन बननी
शुरू हो जाती है। डेड स्किन बनने से बार बार ड्राइनेस होना और बार बार स्केल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। तीसरा, रिपीटेड स्किन इंजरी होना, जैसे कट लगना, स्क्रैप होना या सनबर्न होने से भी कई बार सोराइसिस हो सकता है। एक्सेसिव स्ट्रेस लेना, बहुत ज़्यादा सोचने से भी कई बार सोराइसिस देखा गया है। कई बार एक्सेसिव यूज ऑफ स्मोकिंग, अल्कोहल से भी सोराइसिस हो सकता है। कुछ औषधियाँ जैसे ब्लड प्रेशर के में यूज होने वाले बीटा ब्लॉकर्स, NSAIDs, जो दर्द के लिए बहुत लोग कई बार बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयाँ लेते हैं, तो उनमें भी सोराइसिस होने की संभावना होती है। कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन होते हैं, जिनकी वजह से भी सोराइसिस हो सकता है। और प्यूबर्टी के दौरान फीमेल्स में जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उस दौरान भी बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर हो जाती है, तो उस दौरान भी चांसेस होते हैं कि सोराइसिस हो जाए। अब हम जानते हैं सोराइसिस कितने टाइप की होती है। तो नंबर 1, प्लाक सोराइसिस। प्लाक सोराइसिस एक बहुत कॉमन फॉर्म ऑफ सोराइसिस होती है। इसमें ड्राई, इची, रेज्ड स्किन पैचेस होते हैं। ये मेनली एल्बो में, नीज में, लोअर बैक में होता है। इसमें बड़े बड़े पैचेस हमेशा बनेंगे। ध्यान दीजिएगा कि बहुत बड़ा पैच बनेगा, उसमें रेड लाइनिंग, क्लियर रेड लाइनिंग होगी और उसके ऊपर व्हाइट कलर के स्केलिंग होती रहती है। दूसरे नंबर पे होता है गट्टे सोराइसिस। गट्टे सोराइसिस एक तरीके से जैसे आंसू की बूंदों की तरह छोटे छोटे दाने होते हैं, और ये मेनली ट्रंक, लेग्स में होते हैं या पूरी छाती में, यानी कि जो प्लेन स्पेस होगा वहाँ पे छोटे छोटे दानों के साथ, जैसे आंसू की बूंदें होती हैं वैसे दानों के साथ डेवलप होता है, ये गट्टे सोराइसिस होता है। फिर होता है एरिथ्रोडर्मिस सोराइसिस। एरिथ्रोडर्मिस सोराइसिस बहुत कम होता है। ये पूरी बॉडी को कवर करता है, पूरी बॉडी में स्केली पैचेस हो जाते हैं, बहुत रैसेस होते हैं और पेशेंट परमानेंट इचिंग करता रहता है। चौथा है इनवर्स सोराइसिस। इनवर्स सोराइसिस मेनली स्किन फोल्ड्स में होता है, जैसे ग्रोइन एरिया, बटक एरिया, आर्म पिट का एरिया, और मोस्ट कॉमन होता है ब्रेस्ट के फोल्ड्स। इसमें स्मूथ पैचेस बनते हैं और रेड कलर की इन्फ्लेम्ड स्किन होती है। पांचवा है नेल्स सोराइसिस। नेल सोराइसिस मेनली फिंगर नेल्स को, टो नेल्स को एंड नेल बेड पे पिटिंग एवं पीलापन करता है। एक होता है स्कैल्प सोराइसिस, जो मेनली स्टार्ट होता है स्कैल्प से, जहां पर पूरा स्कैल्प पूरी तरीके से पैचेस और एक तरीके से डैंड्रफ से भर जाता है। अब जानते हैं सोराइसिस के सिम्टम्स क्या होते हैं। सोराइसिस में बेसिकली इंटेंस इचिंग होना, सिल्वर व्हाइट पैचेस बनना, कभी कभी रेड स्पॉट्स बनना, थिक येलो नेल्स होना, पेन होना, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होना, जॉइंट पेन एंड स्टिफनेस होना, स्केल से ब्लीडिंग होना और ड्राई स्किन होना और रेड स्वेलिंग पैचेस के अराउंड होना, ये सारे सिम्टम्स मिलते हैं। दोस्तों, अगर सोराइसिस की बात करें तो सोराइसिस इज नॉट अ क्यूरेबल डिजीज, इट्स अ कंट्रोलेबल डिजीज। कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते हैं। कई बार हम इसको कुछ लोकल एप्लीकेशन से भी ठीक कर लेते हैं, कई बार हम इसको दवाइयाँ खाकर, थोड़ी सी स्टेरॉइड्स लेकर भी ठीक कर लेते हैं, लेकिन बीमारी शरीर से जाती नहीं है और बीमारी बार बार रिलैप्स होगी। जब भी सीजन चेंज होगा, चाहे हम गर्मी से बरसात में जाते हैं या बरसात से सर्दियों में जाते हैं, तो ये सीजन चेंज में भी होता है। जैसे हम आगे सर्दियाँ आएंगी, सर्दियों में ड्राइनेस बढ़ती है, ड्राइनेस बढ़ने के कारण शरीर में स्केलिंग ज़्यादा होने लग जाती है और सोराइसिस के मरीजों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। आयुर्वेद में सोराइसिस से मिलती जुलती एक बीमारी जिसे हम कुष्ठ रोग में पढ़ते हैं, वो किटिब कुष्ठ के रूप में बताया गया है। किटिब कुष्ठ क्या होता है? किटिब कुष्ठ एक वात कफज व्याधि होती है जिसमें वायु दोष बढ़ता है और कफ दोष बढ़ता है। इसीलिए जब शरीर सर्दियाँ आती हैं या विंटर्स होती हैं, तो विंटर्स में ड्राइनेस शरीर में ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। जब ड्राइनेस शरीर में ज़्यादा बढ़ती है तो कफ भी ड्राई होता है और वायु भी ड्राई होने लग जाता है, जिसकी वजह से स्केल्स बनना, और चूंकि ये अफेक्ट करता है हमारी स्किन को, यानी हमारे पित्त को इफेक्ट करता है, इसकी वजह से स्किन में बड़े बड़े फोल्ड्स बनना, बड़े बड़े स्पॉट्स बनना और इंटेंस इचिंग होने की सिम्टम्स आते हैं। आयुर्वेद में हम इसको पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है कुछ पंचकर्म, शोधन एवं शमन की चिकित्सा के द्वारा।
चूंकि ये क्योरेबल नहीं है, कंट्रोलेबल है, तो इसको एक हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बार बार ट्रीटमेंट लेने के बाद बीमारी एकदम ठीक हो सकती है, कभी साल भर में 2 साल में हो सकता है कि थोड़ा बहुत रिलैप्स कर जाए। तो आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा के बारे में क्या कहा गया है? आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा के बारे में सबसे पहला जो निदान बताया गया है कि संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जना, यानी कि जो कारण है, जो रिस्क फैक्टर बताए हैं, पहले उनको दूर करना चाहिए, जिसकी वजह से सोराइसिस के जो रीजन है, जो होने के कारण या बढ़ने के कारण है, वो ठीक हो जाए। दूसरा, ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए, इसलिए क्या, ड्राइनेस को दूर करने के लिए नारियल का तेल अप्लाई करना या कोई भी ऑयल अप्लाई करना या स्किन को मॉइस्चराइज करके रखना जरूरी होता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा की बात करें तो इसमें मुख्यतः शोधन चिकित्सा का बहुत अच्छा रोल है। शोधन चिकित्सा में हम वमन, चूंकि वात कफज व्याधि है तो सबसे पहले वमन कराएंगे। वमन कराने का पहला प्रोसीजर क्या है कि वमन से हमारी बॉडी की ड्राइनेस खत्म होगी और कफ बैलेंस होगा। दूसरा, विरेचन कराएंगे। विरेचन कराने के लिए की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जो शीट है, जगह है जहां पर बीमारी हो रही है, वो जगह स्किन है, और स्किन क्या है, पित्त का स्थान है। तो पित्त को बैलेंस करने के लिए हमें विरेचन की आवश्यकता होती है। एंड देन फिर हम करते हैं वस्ती। चूंकि वात कफज व्याधि है तो वायु को बैलेंस करना बहुत आवश्यक होता है। हमारे आचार्य ने बताया है कि वस्ती को अर्ध चिकित्सा इसलिए माना गया है क्योंकि बहुत सारी बीमारियां होती हैं, शरीर में ड्राइनेस होना, शरीर में किसी भी तरीके की बीमारी का मूव करना, इवन दैट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई वायु। तो वायु को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, उसके लिए वस्ती चिकित्सा करते हैं। और चूंकि इसमें रक्त दोष जरूर होता है, दोष दूषित की अगर समूर्चना करें तो रक्त भी दूषित होता है, तो रक्त को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम लीच थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो स्पॉट्स बन रहे हैं वो भी जल्दी ठीक होते हैं। अगर हम आयुर्वेदिक टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो कुष्ठ रोग की चिकित्सा में बताया गया है कि पक्षे पक्षे वमनेतु एंड मासी मासी विरेचने एंड 6 महीनों में रक्त मोक्षण करना चाहिए, यानी कि 15-15 दिन में वमन कराना और महीने महीने में विरेचन कराना और 6-6 महीने में रक्त मोक्षण कराने की चिकित्सा करने से ये बीमारी काफी हद तक ठीक हो सकती है या कंट्रोल हो सकती है। हमने अपनी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में करीब 16 साल की प्रैक्टिस में बहुत सारे सोराइसिस के मरीज ऑलमोस्ट ठीक कर दिए हैं, जिसमें हमने कई बार 2 साल, 3 साल, 5-5 साल लगते हैं बार बार वमन, विरेचन, पंचकर्म यानी कि पंचकर्म की चिकित्सा कराना एवं आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा इसको पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। हो सकता है कि 3 साल की औषधियों के बाद या 2 साल की औषधियों के बाद आपको पूरी तरीके से ठीक महसूस होने लगे, कोई पैच नहीं है, कभी कभार बीमारी रिलैप्स कर सकती है। अब बात करते हैं कि अगर सोराइसिस को नहीं ठीक करते हैं तो उससे होने वाले साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो एज दिस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो इम्यूनिटी से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। चूंकि बीमारी स्किन में है तो एक तरीके से धीरे धीरे ये नीचे की थिकनेस बढ़ती जा रही है और बीमारी नीचे की तरफ जाती है, तो आपकी हड्डियों में यानी कि सोराइटिक आर्थराइटिस कॉज कर सकती है या स्ट्रेस, डिप्रेशन, इस तरह की चीजें, ये इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरीके की और अधिक जानकारी के लिए या हमसे इलाज कराने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार।